सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज प्रोग्राम में जनाब पूरे सच के साथ एक और ज़बरदस्त सच मैं आपको दिखाने वाली हूं। एक ऐसा सच जिसको देखकर आप हैरान भी हो जाएंगे, परेशान भी हो जाएंगे। आज प्रोग्राम में आपकी मुलाकात में करवाने लगी हूँ एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी से जिन्होंने 70 साल की उम्र में, बल्कि 70 भी नहीं 73 साल की उम्र में जीता है मिस्टर पाकिस्तान का मेडल। जी हाँ, पाकिस्तान में जहाँ 50s के बाद लोगों की टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, लोग शुगर पेशेंट बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई शख्सियत अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, मिस्टर पाकिस्तान का टैग जीत ले, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पाकिस्तान में बीमारियाँ रोज़ पर रोज़ जिस तरह बढ़ती जा रही हैं और इन बीमारियों का इलाज भी हमारे पास उस तरीके से मुमकिन नहीं है, तो अगर हम देखें और अपना एहतसाब करें तो हमें पता चलता है कि हमारी सेहतें कितनी ख़राब हैं। बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देते और अपनी सेहत को ख़राब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। डाइट ठीक नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती और डेली रूटीन में उनका सुबह उठना नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना लेते हैं। 50s प्लस में, इवन मैं अपने घर में भी अपनी वालदा को देखती हूँ तो वो 50 प्लस है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस तरह से मैनेज नहीं किया जिस तरीके से 50 प्लस में एक जो है वो कहते हैं ना कि आपके पास एक बड़ा यंग ब्लड होता है कि आप जो है दोबारा से 20-25 साल के हो जाएं। और कोशिश तो यही करनी चाहिए। बट आज मैं आपको जिन डॉक्टर साहब से मिलवा रही हूँ वो MBBS डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, तो उनकी पर्सनैलिटी को आप देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में पहली बार 73 इयर्स ओल्ड मिस्टर पाकिस्तान, मास्टर मिस्टर पाकिस्तान मेरे प्रोग्राम में आज मेरे मेहमान हैं। नाम है उनका डॉक्टर शराफत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मुझे ठीक हूँ, आप सुनने कैसे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे है जी आपको देखकर कि सबसे बड़ी बात ये कि एज अ डॉक्टर आपने अपनी सेहत का ख्याल तो बहुत रखा और माशाल्लाह आप 73 इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन इस उम्र में मास्टर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतना कितना मुश्किल था, ये ख्याल कैसे आया? कब से आप अपना ख्याल रखते आ रहे हैं अपनी डाइट का? कौन कौन से प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? ये सारी तफसील आप मुझे बताइए। बेसिकली बात इस तरह है कि शौक़ तो ये मेरा बचपन का था, तो कुछ अरसा तक तो ज़ाहिर मैं पढ़ने जब गया हूँ इंग्लैंड तो मेरा कुछ अरसे के लिए सिलसिला रुक गया। अच्छा। बट ये था कि ज़ाहिर है कि इस चीज़ को करने के लिए मिस्टर पाकिस्तान तक पहुँचने के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है, अपने आप को मेंटेन करना, अपनी एज के लिहाज से अपने आप को मेंटेन करना, स्किन में भी जो है रैंकल ना आए, ये सारा कुछ करने के लिए अच्छी खासी मेहनत दरकार होती है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप बड़े अच्छे हैं, आप मिस्टर पाकिस्तान का जो है ना मास्टर का टाइटल के लिए फ़ाइट करें। तो मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि मैं जवानी में तो चलो ठीक है, बुढ़ापे में इस उम्र में मैं कैसे करूँगा। बट आफ्टर 50 ईयर मुझे दोस्तों ने फोर्स करके, जिनमें मेरे एक दोस्त इशफाक साहब हैं, एक जीन कलेक्शन वाले राज बब्बर हैं, महमूद अकरम अंसारी साहब हैं, इन्होंने फोर्स किया कि आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आप जाए इंशाल्लाह आप जीतेंगे। और हर पर्सन ने मुझे ये कहा कि आप जीतोगे, आप विन करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मैं स्टेज पे गया तो जाहिर है कि मुकाबला तो होता है, लड़के लड़े बिना तो कुछ नहीं होता। जीतने के लिए अच्छे दोस्तों का साथ भी चाहिए होता है और उनका अच्छा मशवरा बहुत ज़रूरी होता है। इनकरेज करते हैं। सही। इसमें मेरे बच्चों का मेरी वाइफ का सबका बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि आप करो और आप इंशाल्लाह विन करोगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने पाकिस्तान हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया। इस एज में कभी कोई स्टेज पे आया ही नहीं जिस एज में मैं आ गया हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये टाइटल तो आपने विन कर लिया, लेकिन इस टाइटल को विन करने के पीछे बड़ी मेहनत लगी है। क्या डाइट प्लान क्या है आपका? आपने किस तरह अपने आप को 73 इयर्स में ओल्ड इतना फिट रखा हुआ है? ये सारी बातें भी बताइए। हाँ, तो वो इस तरह है कि मैं जिस वक्त डायबिटिक हुआ हूँ ना, तो मैं सोचा कि तो मैं डायबिटिक हो गया तो मैं क्या करूँ। अच्छा। ज़ाहिर डेफिनेटली अगर मैं इंसुलिन पे या टैबलेट्स के ऊपर जाता तो मेरा जो है ना लिगामेंट सिस्टम या मसल सिस्टम और मेरे इंटरनली सिस्टम मुतासिर होता। अच्छा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी बॉडी को रीजनरेट क्यों ना कर लूँ। ठीक है। तो मैंने अपनी बॉडी को रीजनरेट करने का एक ही तरीका इख्तियार किया कि इसमें वेट ट्रेनिंग की जाए जिसमें मेरे मसल का साइज़ ताकतवर और बड़ा हो। और जब वो मेरा मसल का, जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे मसल का साइज़ ताकतवर और बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली मुझे फिर वो जो मेरी इंसुलिन या जो मेरी कार्ब में ऑटोमेटिकली बड़ी तेज़ी से मेरे वो बर्न होते हैं और हजम होते हैं। और इसके साथ फिर मुझे मज़ीद कार्ब लेना पड़ता है जिससे मैं फिर ज़्यादा मीठी चीज़ें लेके तो अपने कार्ब को रिकवर करता रहता हूँ। अच्छा। अपनी मैं इस इंसुलिन को, मेरी इंसुलिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरी बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये एक्सरसाइज से होता है? ये एक्सरसाइज से होता है, फिजिकल एक्सरसाइज से। ये फिजिकल एक्सरसाइज में आप किस तरह से जो मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं? हाँ देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज में ये होता है ना कि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने
बहुत सारे मसल्स ऐसे हैं जिनको जो वीक होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मसल है वो है थाइस। हम लोग समझते हैं कि मेरे हार्ट, लिवर, लंग्स या जो है पेनक्रियास वो यहाँ पे हैं, वो यहाँ नहीं, वो सारे हमें थाइस के अंदर हैं। हम अपने थाइस को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा सारा जो पार्ट ऑफ मसल है जब वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेशली लिगामेंट, ये एक लिगामेंट एनाटॉमी है। लिगामेंट जब आप अपने को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जी आपकी बूस्टअप होना शुरू होती है, आपकी एनर्जी रीजनरेट होती रहती है, जो भी आप खाते हैं एनर्जी रीजनरेट होती है। और जब आप फिजिकल साथ एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल का जो साइज बढ़ता है, उसमें ये होता है कि जब आप मसल का साइज बढ़ता है, जो आपने कार्ब लिए हुए हैं ना या कोई ऐसी चीज़ें खा ली हैं तो जो कि डायबिटिक बढ़ाने का बायस बनती है, वो पार्ट ऑफ नहीं, वो पार्ट ऑफ मसल बन जाती है। और फिर अंदर जाकर वो मसल सेपरेशन, फैट सेपरेशन ऑटोमेटिकली होता है, जिससे हमारा मसल शार्प और ताकतवर नजर आता है। सही। तो डॉक्टर साहब ये एक्सरसाइज क्या होती है? साइकिलिंग होती है, जॉगिंग होती है, इसमें क्या एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं? साइकिलिंग और ये आ जाती है कार्डियोवैस्कुलर में, ये भी करनी चाहिए, बट जो लोग नहीं कुछ करते कम अज कम ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर आप थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज होती है ना, हमारी कार्डियक डिजीज, ये उनके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ही बेहतर होती है कि आप उसको करते रहें। बट इसके साथ साथ आपको अपने मसल को जो है ना मोटापा करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं ना, साइकिलिंग करें, कार्डियोवैस्कुलर में जिसमें आप ट्रेडमिल चला लें या कुछ कर लें या वॉक कर लें, उसमें आपकी एनर्जी रीजनरेट नहीं होती, आपकी एनर्जी कंजेक्टिवली बर्न होती रहती है। लेकिन जब आप फिजिकल एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग आप शुरू करते हैं जिसमें स्ट्रेचिंग, पंपिंग है, उस वक्त आपका मसल ग्रो करता है। जब वो मसल ग्रो करता है उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जॉइंट लिगामेंट सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप यंग नजर आना शुरू होते हैं, आपकी बॉडी जो खम खा रही होती है वो भी सीधी हो जाती है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। सही, जबरदस्त। ये तो आपने बड़ी एक जो है वो कमाल चीज बता दी है। 50 प्लस जो यहाँ पर लोग जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं वैसी बीमारियां उनको घेरे में ले लेती हैं। सबसे बड़ी वजूहत आप खुद क्या देखते हैं बीइंग अ डॉक्टर कि लोग किस चीज़ की एहतियात नहीं करते, डाइट उनकी जो है वो किस तरह ठीक नहीं होती और उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए, ये आप बेहतर मशवरा दे सकते हैं? मेरा तो डॉक्टर साहब मशवरा यही है कि जो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते ना, देखिए मसला मेरा एक ही जगह पे जाकर रुकता है कि जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लंबी ज़िंदगी पाते हैं और अपने आप को सेहतमंद रखते हैं। कोई शक नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, खाना पीना देखें आप दुनिया में आए, अल्लाह की हर नेमत खाएं, अल्लाह की हर नेमत खाएं, लेकिन उसको आप बर्न भी करने की आदत डालें ना। तो ये होता है कि हम जब आपको अगर कोई खाना हजम नहीं होता या आप डायबिटिक हैं तो आप सिर्फ रात के खाने के बाद जस्ट 15 मिनट वेरी स्लो वॉक करें। लोग क्विक वॉक करते हैं जिससे हमारी एनर्जी तो बर्न हो जाती है लेकिन वो रीजनरेटिंग, जब आप स्लो वॉक करते हैं तो उसमें आपकी 40 जो आपकी फैट है बॉडी के अंदर मेंटेन होकर तो रिडक्शन की तरफ चली जाती है, जो कि आपको एनर्जी भी साथ प्रोवाइड कर जाती है। इस एनर्जी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग की आदत डालें अपने मसल को बिग करने की या मसल को स्ट्रॉन्ग करने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बीमारी ऐसी रह जाए। देखें बीमारी जो आती है उसे आप आने से रोक नहीं सकते। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो जब आ जाए तो फिर आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी डाइट प्लानिंग क्या होती है? सुबह नाश्ता क्या लेते हैं, दोपहर का खाना, शाम का जो है वो डिनर में क्या होता है, ये क्वांटिटी कितनी होती है, सब कुछ खाते हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखते हैं? मैं खाता तो सब कुछ हूँ। अच्छा। मैं पराठों का आशिक हूँ, मैं सुबह शाम पराठा तो लाजमी खाता हूँ, लेकिन उसके साथ मैं कम से कम 4 एग्स मॉर्निंग में, 4 में एग डे में और 4 एग मैं नाइट में खाता हूँ। अच्छा। यही मेरा जो मंबा है ना प्रोटीन का यही है। या बॉइल्ड एग्स लेते हैं? बॉइल्ड एग लेता हूँ। हाँ। सिर्फ उनके मैं वाइट लेता हूँ। लोगों को पता नहीं है, आज मैं थोड़ा सा लोगों को डरा दिया जाता है कि अंडा गर्म है। एग की जो प्रोटीन है वो पार्ट ऑफ बॉडी बनती है। एग्जाम्पल देने लगा, पर 100 एग खा लें वाइट, आपको किसी भी किस्म के हाजत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अगेंस्ट अगर एक लुकमा रोटी का खा लेंगे तो आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा। ये पार्ट ऑफ बॉडी जुज़्व बॉडी बन जाती है। इसलिए एग वाइट की जो प्रोटीन है एग की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। क्योंकि आपको अगर आपकी बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता, उसके साथ लिटिल बिट कार्ब अगर आप लेते हैं, जिसमें मैं यही एडवाइस करता हूँ लोगों को कि आप ग्लाइसेमिक फूड पे रहें जिसमें फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बजाय आप आर्टिफिशियली जो शुगर वगैरह इसको इस्तेमाल ना करें। जो आपका नेचुरल है जैसे खजूर है, जितने भी फ्रूट हैं इनको इस्तेमाल करें, आपके कार्ब भी मेंटेन रहेंगे। पानी का इंटेक कितना होता है आपकी लाइफ में? जूसेस कितना लेते हैं? स्ट्रिक एसिड्स वाले जूस इस्तेमाल करते हैं? फ्रेश जूस की तरफ जाते हैं? इसमें भी बताइएगा। मैं
पानी को तो बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। पानी जितना ज़्यादा आप पी सकते हैं, मिनिमम 12 जो वाटर ग्लास है ये पीने चाहिए। और जूसेस के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, बिकॉज जब हम जूसेस पी लेते हैं तो जिनका फाइबर है ना, हम जूसेस का वो फेंक देते हैं। असल में जो वर्क हमारी बॉडी के अंदर करता है वो फाइबर करता है। एक तो वो हमारे खाने पीने के निज़ाम को बेहतर करता है, निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, और हमारी बॉडी को वो जो उल्टी सीधी चीज़ें या कोई ऐसे बैक्टीरिया पैदा होते हैं वो फाइबर उसको रोक लेता है। तो इसलिए आप अगर पहले फाइबर ले लेते हैं तो वो एक लेयर का काम करता है। दीवारों पे प्लास्टर कर देते हैं ना, तो वो लेयर का काम करता है। इसलिए ये मैदे के गिर्द लेयर का काम करता है, जो भी आप खाते पीते हैं फिर वो प्रॉपर्ली उसको हजम करता है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये समझते हैं कि जो आपका खाना पीना है वो आपकी डाइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, सब कुछ खाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना खाएं। हालांकि आप बता रहे हैं कि आप शुगर पेशेंट भी हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किस तरह सारा दिन अपनी डाइट को मैनेज करते हैं। उसमें जैसे आप पराठा लवर है तो पराठा तो जो है वो सुबह के टाइम आप जो है वो उसे नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी जो चपाती का एक सिलसिला है वो कब तक, दोपहर को करते हैं या दोपहर को सिर्फ स्नैक्स ले लिए और रात के टाइम होता है? क्योंकि ये चपाती का मैंने बड़ा कॉन्सेप्ट सुना है, कहते हैं कि जो शुगर पेशेंट है उनको सिर्फ एक चपाती खानी चाहिए। ये भी ज़रा डॉक्टर साहब क्लियर कीजिएगा। अच्छा, मसला ये कि हमें यहाँ पे शुगर से डराया जाता है, हमें बताया नहीं जाता कि शुगर जो है ना ये कमज़ोरी हमने बना ली है। डरा के हमें कुछ डॉक्टर्स डरा देते हैं हमारा, क्योंकि स्टाइल जो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि हर कोई किसी ना किसी, हर कोई तो डॉक्टर बैठा है वो हर कोई किसी ना किसी को अपने कांटेक्ट में उससे डराता रहता है। बेसिकली जो शुगर है ये आपको लाइफस्टाइल चेंज करने का नाम शुगर है। अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, आप बेहतर रहेंगे। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि आप एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें, वॉक करें, उसके साथ साथ आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें, आपको शुगर कुछ नहीं कहेगी। शुगर उन लोगों को तंग करती है जो कि कुछ नहीं करते, फिर इंसुलिन और आप टैबलेट्स वगैरह पे आ जाते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में जाते जैसे जाते हैं हम वीक होते हैं, हम अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। मुझे तो जब शुगर हुई थी तो मैंने यही सोच लिया था कि मैंने इस शुगर के अगेंस्ट लड़ना है, वरना ये मुझे खा जाएगी या मैं इसे खा जाऊंगा। आपने तो बड़ा कमाल लड़ा है, आपने तो पाकिस्तान में मेडल ही जीत लिया, मास्टर मिस्टर पाकिस्तान का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मास्टर मिस्टर पाकिस्तान के लिए तैयारी कैसे, कितने दिनों में की है, और उसके बाद आपको क्या वाकई ये उम्मीद थी कि मैं ये टैग जो है वो जीत लाऊंगा, पाकिस्तान का ही टाइटल मेरे नाम हो जाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी जो होती है ना, जाहिर है कि जितनी भी बॉडी बिल्डिंग होती है इसकी तैयारी तो बहुत खूब होती है, और ये एक आधे दिन की गेम नहीं होती, इसके पीछे सालों की मेहनत दरकार होती है। तो सालों से तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने आफ्टर 40 अपने आप को 40 जब हुआ तो मैंने आपको फील किया कि मैं वीक हो गया हूँ। तो फिर मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये वेट ट्रेनिंग का मेरा सिलसिला बढ़ता चलेगा। दोस्तों में बैठ के जब ये गुफ्तगू होती थी तो वो बड़ा मुझे अप्रिशिएट करते कि आप बड़े अच्छे हो, आप यंग लगना शुरू हो गए हो, तो मुझे फिर और अच्छा लगता था कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको करूँ। फिर करते करते ये आगे स्टेज के वो आज से कुछ 3 माह पहले कहा गया कि जी मिस्टर पाकिस्तान का आ रहा है मुकाबला, तो आप लोगों ने लाजमी शिरकत करनी है, जिसमें फेडरेशन के जो सदर हैं मिशफाक साहब, उन्होंने बड़ा फोर्स किया कि आप माशाल्लाह इसको विन कर सकते हैं, आपके अंदर है ऐसी क्वालिटी। तो फिर मैंने भी देखा दोस्तों ने, जैसे मैंने नाम लिया कि उन्होंने मुझे जब फोर्स किया तो मैंने फिर ठान ली। मैंने 3 महीने तो फिर खूब जो एक्सरसाइज की, ना दिन देखा तो ना रात देखी, रात 12 भी बजे हैं तो मैं जिम में हूँ, ताकि मैं अपने आप को इस तरह का फिट करके लेके आऊँ कि एक पर नज़र आ जाए कि इस उम्र में एक इंसान सिमिट्री में बॉडी बिल्डिंग अपने आप को लेके आगे चला है, कि जिसमें उस वक्त मेरी बॉडी में किसी किस्म का कोई फैट नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई ऐसी जो है ना जिल्द जो है, स्किन जो है वो ढलकी हुई नज़र नहीं आएगी, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट की या बुढ़ापे की हो जाती है। तो मैं 22 स्किन अभी भी जवान हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसके लिए स्पेसिफिक, जैसे आपने थाइस की एक्सरसाइज का बताया कि थाइस की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये करेंगे तो आपकी इंसुलिन भी बनेगी और बाकायदा आपकी जो है वो जिस्म में फ़ैट भी नहीं आएगा। और कौन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं, अगर जो लोग जिम जाते हैं, यंगस्टर्स हैं, अक्सर होता है कि जब जिम छोड़ देते हैं तो उनका जिस्म वापस वहीं पे आना शुरू हो जाता है, ये ढलकना शुरू हो जाता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? अगर एक दफ़ा आप एक्सरसाइज की तरफ लग जाएं या जिम की तरफ लग जाएं तो फिर ये मुस्तकिल आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है? अगर तो आप इसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो जो लोग आपने अभी जिक्र किया कि जो लोग ऐसे करते हैं जिस्म ढलक जाता है, उसके पीछे स्टीरॉयड कारफरमा है, मुख्तलिफ सप्लीमेंट कारफरमा है जो कि ये लोग पाकिस्तान में दिए जाते हैं, उनको इंजेक्शन पे लगा दिए जाते हैं। कल वो वक्ती तो अपना साइज़ को बहुत ज़्यादा मेच्योर करके ले आते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव उनकी बॉडी हो जाती है, बड़ा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये देखें कि उनकी बहुत सारों के अक्सर की
जब आप इतनी ज़्यादा एक चीज़ें लेते हैं स्टेरॉयड टाइप, तो आपका डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम मुतासिर होता है। टूट फूट का निज़ाम तो बंद हो, जब बनने का अमल जारी रहता है, जिससे हमारी बॉडी में नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे हमारी किडनी भी फेलियर होते हैं, हार्ट भी फेलियर हो जाते हैं। पिछले 1-2 साल में बहुत सारे ऐसे तंसाज हैं जिसमें मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर लाहौर हुए हैं, वो ऑन द स्पॉट ही मर गए हैं। अच्छा। अब बहुत सारी अमवात हुई हैं, रिसेंटली तो बहुत ही ज़्यादा हुई हैं। बहुत सारे लोगों को मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे वो तारक होता था, मिस्टर पाकिस्तान, इसी तरह अलाउद्दीन था, और बहुत सारे ऐसे भी नाम नहीं याद, बट उन्होंने वो अपना स्टेरॉयड के बाद वो मौत की वादियों में चले गए। तो इससे नेचुरल डाइट पे रहें, यही सबसे बेहतर सोर्सेज हैं। अच्छा, नेचुरल डाइट के साथ भी जो है वो मास्टर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता जा सकता है। आपने तो पाकिस्तान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 चीज़ें जो है वो एक साथ करके दिखा दी कि स्टीरॉइड्स लिए बगैर भी जो है वो आप अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं, और 73+ आप हो तो भी। लेकिन इसके लिए सालों की मेहनत है कि आप जैसे बता रहे हैं कि 40 इयर्स में आपने ये सारी स्टार्ट किया, और एक्सरसाइज तो वैसे ही बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो लोग करते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। तो मुझे अब ये बताइएगा कि नेक्स्ट अब प्लानिंग क्या है आपकी? ये टाइटल तो आपने अपने नाम कर लिया, इसमें मेरा ख्याल है ये चांदी की ट्रॉफी आपके पास है, फिर साथ आपका ये तमगा भी आपने जीता। कितने लोग थे टोटल वहाँ पर जितने लोगों में से आपने ये जीता, और किस तरह से इस चीज़ का तयन किया जाता है? ये 50 के करीब थे पार्टिसिपेटर जो थे, उनको उनमें फिर क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को फिर क्लास विनर होते हैं, फिर जो क्लास विनर होते हैं वो आगे आते हैं, फिर उनमें आपस में कॉन्टेस्ट होता है, फिर जो बेहतर हो वो मिस्टर हो जाता है। अच्छा। और जो मेरा अगला, आपने भी सवाल किया, मेरा जो अगला टारगेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मिस्टर ओलंपिया का है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नवंबर में है, और इंशाल्लाह मैं उसमें इससे बेहतर नज़र आऊँगा। ज़बरदस्त। इसके लिए तैयारी क्या चल रही है? इसकी तैयारी ये चल रही है कि लोग मुकाबला लड़ने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। मैं रिलैक्स नहीं हुआ, मैंने एक्सरसाइज अपनी जारी रखी। अब आपका जो वो एक डिटर्मिनेशन है मज़ीद पावरफुल हो गई है, आपका जो है वो काम करने की सलाहियत और बढ़ गई है कि अब मैंने ये टाइटल जीत लिया, अब इससे आगे की बारी है। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को, मेरा बेसिकली जो एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि मैं स्टेज पे आने का भी मकसद ये था कि मैं लोगों को बताऊं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ में, आप कोई किसी भी चीज़ के डायबिटिक हैं या कोई आप पेशेंट हैं, इवन कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप अपनी चीज़ों को, अपने आप को मेंटेन करके अपने एक्सरसाइज से अपनी बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। और मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर मैं इस उम्र में मैं फिट हूँ तो हर बंदा हो सकता है, मैं कोई एतमाद से नहीं करता। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं लोगों को मोटिवेट, अपने से मोटिवेट दूँ कि ये करो। खुद को मोटिवेट मैं अपने आप से करता हूँ, और मैं लोगों, यंगस्टर को भी करता हूँ, मैं अपनी हम एज को भी मोटिवेट करता हूँ कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप भी करें, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और एक सेहतमंद माशरा तश्कील पा सकें। डॉक्टर साहब, आपने कभी ये बाहर से खाना जो रेस्टोरेंट से है बहुत कम खाया है, या घर का खाना जो है वो ज़्यादा आप ज़रूरी समझते हैं? ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है फैट्स का, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ, हमारे पाकिस्तानियों का एक बड़ा प्रॉब्लम है, रिवाज है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक खाबे चल रहे होते हैं। बाहर जो है वो सड़कों पे बैठे हैं, कभी कहीं से तिक्के चल रहे हैं, कभी कहीं मछलियाँ चल रही हैं, और कभी कहीं जो है चरगे चल रहे हैं, और फिर इतनी इतनी तोंदे भी निकली हुई हैं लोगों की कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन भी नहीं किया हुआ। वही आप वाली बात कि खा तो लें आप सब कुछ, लेकिन उसको फिर बंद करना भी तो सीखें कि किस तरह करना है। तो लोगों से चला ही नहीं जाता, 2 कदम गाड़ी से उतर कर जो है वो पैदल चलना उनके लिए मुसीबत हो जाता है। इनका क्या करें और कैसे इनको इस तरफ लेकर आए? बात इस तरह कि मैं अपनी बात पहले कर लूँ कि मैंने कभी, मैं जो है ना फास्ट फूड के तो टोटल अगेंस्ट हूँ। मैं घर का खाना पसंद करता हूँ, और जिसमें जो मैं वो चीज़ें खाता जो ज़ूद हज़म है, लाइक जैसे किसी भी किस्म का कोई आप घर में पकाते हैं सालन जो भी, मैं उसमें कहती हूँ इसमें पानी, इसमें शोरबा होना चाहिए, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, आलू हो, जो भी हो। जब आप उसको थोड़ा सा नरम रख के और थोड़ा सा उसको कच्चा रख के खाते हैं तो वो आपको एनर्जी देता है। आप ज़्यादा जब गला देते हैं तो वो आपके लिए भी सूटमंद नहीं रहता। और ये जो पिज़्ज़ा, शवारमा, ये तो मैंने ज़िंदगी में खाता ही नहीं हूँ, और मेरी लोगों से भी यही है कि इन चीज़ों को ना खाएं। अगर आप खाते हैं, देखिए हमारे ट्रेडिशनल जो फूड्स हैं जैसे फ़िश हो गया, तिक्के शिक्के, आप खाएं, ज़रूर खाएं। आप दुनिया में आए हैं, नेमतें अल्लाह की खाएं, लेकिन उनको हज़म करने की भी आदत डालें। ये जो चीज़ें ना रात के खाने वाली नहीं है, जो थोड़ी शकील चीज़ें उनको डे में खा लें, नाइट में वो चीज़ें खाएं जो आपको ईजिली हज़म हो जाएँ, जिसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा हो, या जिसमें ऐसी चीज़ें हों जो ज़ूद हज़म हो। अगर आप चिकन टिक्के और कढ़ाइयाँ खाएंगे और बिरयानी खाएंगे, चल रहा होता है यहाँ पाकिस्तान में, तो आपने देखा ही है। इसलिए मोस्टली यही होता है कि मेरे पास बहुत सारे मरीज़ इसीलिए आते हैं कि उनको इनकी जो ओवर ईटिंग है उसकी वजह से वो ख़राब है।
Yes, और सही उनके है, जो ऐसे ही है। जॉइंट और लिगामेंट को प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, उनको आर्थो की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बिल्कुल ही सुस्त हो जाते हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, और जो बिल्कुल ही रह जाते हैं वो तो फिर अपने आप को डायबिटिक करवा लेते हैं, और जब वो डायबिटिक होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर और वीक होते हैं, सही और कह फिर रहे बस वो मुख्तलिफ जो करते कराते ये आता है कि वीक उन्होंने करना कुछ नहीं, बस डायबिटिक हो गए हैं तो अब काम कोई नहीं करना, तो जब डॉक्टर से साहब कुछ आप नहीं मीठा भी होता। खाते हैं, मिठाई वगैरह, केक शेक सब कुछ खाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करता हूँ तो अच्छा। मेरी बॉडी में होता है, मैं जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर मुझे उस हाई को नीचे सही। करने के लिए मुझे मीठाई चीज़ें खानी पड़ती हैं, तब मैं जाके अपने आप को मैं सेटिस्फाइड करता हूँ। मैं कोई भी चीज़ का मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं मीठी चीज़ें खाऊँ, क्योंकि मैं करता वो काम कर रहा हूँ। तो चाय में चीनी पीते हैं? जो शुगर पेशेंट है वो तो चाय में चीनी छोड़ देते हैं बिल्कुल, आप नहीं। चीनी लेते हैं कि शक्कर लेते हैं? नहीं, चाय में मैं एक बता दूँ, चाय में अगर मैं शुगर लूँगा ना तो 2 चम्मच कम से कम शुगर होंगे। इससे लोगों को भी मेरी एडवाइस है कि चाय 2 में, चम्मच? हाँ, चाय को नहीं, मैं नहीं लेता चाय विदाउट जो है ना वो शुगर पिए, उसके साथ मीठी चीज़ ले लें, ताकि आप अगर जैसे इनके 10 अच्छा, कप ठीक रोज़ है। पीते हैं हाँ। तो आप 2-2 बिस्किट भी ले लेंगे तो 2 चम्मच शुगर सारे दिन में आपके अंदर जाएगी। ठीक। इससे शुगर जो है ना, चाय शुगर फ्री पिए, बाकी मीठा मीठा खाने से इतना नहीं है, बाहर आप थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। ठीक है, तो मतलब वैसे चीनी वगैरह आप लेते हैं? अक्सर लोग ये कहते हैं कि नमक और चीनी ज़्यादा लेने वालों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप डॉक्टर भी हैं, जी। जाहिर है। हाँ डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन नमक भी ज़्यादा लेने से आपको ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और चीनी लेने से आपके कोई भी ऐसा आप लेंगे मीठी चीज़ें तो जाहिर है कि आपका जो शुगर का लेवल है, ये इंसुलिन आपकी बननी नहीं है, अगर पेनक्रियास कमज़ोर है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म है तो आपको वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा। सो आप ये चीज़ें लें, लेकिन इतनी लिमिट में लें कि आप उनको हज़म तो करें ना। अगर आपको उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते तो फिर इन चीज़ों को खाने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल आप सही। इसको डाइजेस्ट करें, बल्कि अगर आप मीठी छोड़ देते हैं, कार्ब छोड़ देते हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो सबसे पहले इफेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन पे होगा, उसके बाद आपके ब्रेन पे होगा, आपका डोपामिन काम नहीं करेगा, उसके बाद आपका हार्ट के ऊपर असर करेगा, आपका हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं ऐसे ही करेगा, है, ऐसे आपके ही। लंग्स, लीवर, एवरीथिंग जो है ना वो स्लो हो जाएंगे। इनको अगर आप एनर्जी देना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें लेके उनको एनर्जेटिक करें, और जिस वक्त आपके ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलती है तो एवरीथिंग जो है वो आपको स्टिमुलेशन नई सिरे से होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई टाइम तो बताएं कि इन्हें वॉक किस टाइम करनी चाहिए लोगों को? खासतौर पे जाहिर है कि आप डॉक्टर भी हैं, आप मिस्टर पाकिस्तान का आपने टाइटल भी जीता, मैं तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ लेके चल रही हूँ ना, कि हम दोनों तरह से मुस्तफ़ीद हों, कि हमारे नाजरीन जो है वो ये भी देखें कि एज एन डॉक्टर आपने अपनी जो है वो डाइट का कितना ख्याल रखा, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ कि आप एक शुगर पेशेंट भी हैं और आपने अपनी डाइट को जो है वो किस तरह मेनटेन किया, तो इट्स परफेक्ट। फिर मैं तीसरी तरफ देखूँ कि मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपके पास है, ये सोचे समझे बगैर आपने जो है वो मीठा भी डबल ट्रिपल जो है वो आप खाते हैं कि आप जो है इस कैलोरीज को जो है वो लेके साथ चल लेंगे, इसको बर्न कैसे करना है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ एक स्पेसिफिक आपकी जो टिप्स है ना, जो आपकी रियल टिप्स हैं, वो जो आप समझते हैं ना कि जो बंदा किसी को देता नहीं है, जैसे ख़वातीन अपने जो रंग गोरा करने वाली क्रीमें वो नहीं बताती हैं हम क्या लगाते हैं, इसी तरह जो मिस्टर पाकिस्तान होते हैं ना वो भी नहीं बताते प्रॉपरली कि हमारी जो स्पेसिफिक डाइट है या हमने कैसे चलना है। तो वो ज़रा मैं अंदर की बात आप समझ गए वो होंगे। दो थिंग्स हैं। नंबर एक तो ये है कि आप जब भी रात का जब खाना खा लें उसके 1 घंटे बाद अब वेरी स्लो वॉक करें, लाइक जिसमें चहलकदमी करते हैं, वो वेरी स्लो वॉक करेंगे ना तो वो आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन होते होते वो भी बेहतर हो जाता है, और आपकी जो फैट है वो भी बॉडी के अंदर मेंटेन हो गए तो वो रिडक्शन की तरफ चली जाती है। उसके बाद आपके घर में स्टेयर्स हों तो आप 1 2 3 10 सीढ़ियों तक तेज़ी से ऊपर भागते हैं, स्लो नीचे हैं। उसका कारण ये कि जब आप पहले जंप करते हैं तो आपका हवा में जब होते हैं, जैसे खिला में बीमारियां नहीं होती, जब आप पहले जंप करते हैं तो आपको उस वक्त हार्ट ऐसे काम करना शुरू करता है जैसे चाइल्ड है। इसी तरह जब वो आप करते हैं तो आपका दिल की धड़कन 5 से 6 बार 10 बार ऐसी दिन तेज़ धड़कता है कि आपकी अगर आर्टरीज में किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई ऐसा चीज़ें आ रही हैं तो वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। कुछ बाय स्वेट हो जाती हैं, कुछ बाय यूरिन हो जाती हैं, तो कुछ बाय स्टूल खारिज हो जाती हैं। तो इसे बाद में आप ये सारा कुछ करने के बाद आप थोड़ा सा 8-10 सीढ़ियों पे 2 से 3 मिनट तेज़ ऊपर भागते हुए जो स्लो नीचे हैं ये कर लें
तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इंसुलिन की या किसी भी शुगर के जो मरीज़ हैं उन्हें कोई ऐसी चीज़ें खानी पड़ जाएंगी। हाँ, जिनके बाईपास हुए हैं, जो स्टंटिंग हुई है, वो थोड़ी सी एहतियात करके इनको करें, और जो अभी इस प्रोसेस में नहीं है स्टंट या बाईपास में, उनको चाहिए कि आज से ये शुरू कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो देखेंगे कि उनके अंदर लॉट ऑफ चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। ज़बरदस्त। ये तो हम मुझ समेत जो लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं, इवन बच्चे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो वो थक जाएंगे इतने में कि जी हम बार बार सीढ़ियों से नीचे ऊपर जो है वो किस तरह आए जाएँ, ये हमारे बड़े मसाइल हैं। तो आपने तो कहा कि अगर घर में सीढ़ियाँ हैं और आप सीढ़ियों से जो है वो जंप करके थोड़ा सा जो है 7-8 सीढ़ियाँ जो है तेज़ी से चढ़ते हैं और फिर स्लो जो है वो उसको उतरते हैं, तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है। तो ये तो बड़ी बेस्ट चीज़ है। तो बहुत बेस्ट है, इसको करना चाहिए। और ये ऐसा सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना तो सेहत के लिए अच्छा हो गया, फिर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हर घर में है। और जिन खवातीन मर्दों को नीज की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक मैं आज उसके बता देते हैं लोगों कि ऑर्थिक के नाम से आते हैं, जो एक टैबलेट आती है वो खानी शुरू। अगर आपके घुटने टूटे भी हुए हैं, टेढ़े मेढ़े भी हैं, डॉक्टर ने कहा कि आपका रिप्लेसमेंट होगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। ऑर्थिक के नाम से एक टैबलेट जिसमें ग्लूकोजामाइन है, लौंगा परलौंगा है, हेलुरोनिक एसिड है, जो कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी हड्डियों को नए सिरे से तमीर करती हैं। तो ये चीज़ें भी आप साथ, इससे बजाय दूसरी मल्टीविटामिन लेने के ये मल्टीविटामिन ले लें और आपकी हड्डियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप दूध कितनी क्वांटिटी में लेते हैं? क्योंकि अक्सर कंसीडर ये किया जाता है घरों में कि बच्चों को अगर ताकतवर करना है तो जी खालिस दूध होना चाहिए, खालिस मक्खन होना चाहिए, देसी घी होना चाहिए और गोश्त होना चाहिए, और जो गोश्त नहीं खाएगा वो बच्चा कमज़ोर रह जाएगा, और वो बड़ा जो है बुज़ुर्ग को अगर गोश्त या कीमानी दोगे तो वो भी कमज़ोर हो जाएगा। ज़रा ये भी कॉन्सेप्ट ज़रा चेंज कर दें या बता दें इसको कि इसे कैसे जो है वो इस्तेमाल करना है। हाँ, देखिए छोटी उम्र में जो है ना दूध 8 से 12-14 साल के तक दूध खूब पीना चाहिए, दूध दही का इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी आ जाती है जहाँ दूध इतनी फ़ायदेत नहीं रखता, उसके साथ आप प्रोटीन, मुख्तलिफ़ चीज़ों में प्रोटीन ले रहे होते हैं, आप एग बॉइल्ड ले रहे होते हैं, आप मीट ले रहे होते हैं, चिकन ले रहे होते हैं, फ़िश खा रहे होते हैं, फिर उस वक्त दूध की इतनी ज़रूरत नहीं रह जाती। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं IBS का शिकार हूँ, मैं डायबिटिक हूँ। मैंने इन चीज़ों को ऐसे कंट्रोल किया कि मैं दूध नहीं पी सकता, मैं ना दही खा सकता हूँ। अच्छा। तो उसके लिए मैंने अल्टरनेटिवली अपने प्रोटीन पे दूसरी प्रोटीन जो है मैंने उनके ऊपर इन्हिसार ज़्यादा कर दिया। ठीक है, मैंने एनिमल प्रोटीन पे ज़्यादा इन्हिसार किया। अच्छा। और दूसरी जिस प्रोटीन को जो बात होती है कि ये तो हो जाता है नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन ये कि उसे हमने रीजनरेट कैसे करना है। मैंने एक लफ्ज़ बार बार यूज़ करता हूँ, मैं अपनी एनर्जी को रीजनरेट करता हूँ। बल्कि मैं अक्सर लोगों में दोस्तों में बैठा ये कहता हूँ कि मैं आज से 40 साल पहले इतना ताकतवर नहीं था जितना मैं अब हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को रीजनरेट करता हूँ। और रीजनरेट करने का एक बड़ा अहम नुक्ता है, वो सुन लीजिएगा, टाइम ना भी सुन लीजिए। एक ऐसा बेहतरीन नुक्ता है कि मैं ये किसी चीज़ बगैर खाए पिए आप उसको ठीक रख सकते हैं। अच्छा। वो हमारी बॉडी के अंदर है लेगामेंट एनाटॉमी। इस पूरे पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं जाती, बहुत कम लोग इसको समझते हैं कि लेगामेंट है क्या। आपकी बॉडी में अगर लेगामेंट हार्ड हो जाए वीकनेस के बाद या किसी ऐसी वजह, तो वो लोहे की तरह सख्त हो जाते हैं और हमेशा तकलीफ़ों में हम मुब्तला रहते हैं। इन्हीं लेगामेंट को अगर आप रिलैक्स रखेंगे, स्ट्रेच पंप करते रहेंगे, जब स्ट्रेच पंप करेंगे ये ऑटोमेटिकली अंदर से वो फूलते हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और बंदा ताकतवर हो जाता है। ठीक 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 ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने जीत लिया, अब आप ओलंपियन जो है के लिए क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मज़ीद आपको और अपने ऊपर कितना काम करना पड़ेगा और वहाँ क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है? यहाँ 50 पार्टिसिपेंट थे, उनमें आपने एक ही टाइटल जीता, तो मुझे बताइएगा अभी इतना मुश्किल मरहला था उसमें आपने ये कम्पीट किया, वहाँ कितना मुश्किल होगा, कितने लोग होंगे जिनमें से जो है वो ये टाइटल आपको मिलेगा? देख, वो जो ओलंपिया का है ना, वो तो बहुत बिग चांस, उसमें सब लड़के जितने भी बुजुर्ग या लड़के जो भी आएंगे वो सब मिस्टर पाकिस्तानी हुए होंगे या नेशनल चैंपियन होंगे। बिल्कुल ठीक और है। उनके दरमियान में लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जब आप ठान लें, सिर्फ एक से देखें मुकाबला होता है, ये जीत या हार होती रहती है। आप हमेशा जीतने के लिए लड़ें, फिर जीत हो या हार हो वो अलग बात है। हाँ। लेकिन लड़ना जो है ना वो जीतने के लिए लड़ना है, बाकी जो किस्मत होता है इसे डिसाइड नहीं होते। और इसके लिए जाहिर है कि मुझे स्ट्रगल मैंने अभी से शुरू कर दिया। मैंने कहा इसमें वक्त ज़ाया ना करूँ, 6-7 महीने हैं, मैं जितना भी बेहतर हो गया। इसमें भी एक्चुअली देखा जाता है कि आपका बॉडी प्रपोर्शनल है कि नहीं है। एक साइज बिग साइज़ को नहीं देखा जाता, वो देखा जाता है इसकी बॉडी प्रपोर्शनल, थाइज कैसा है,
ट्राइसेप बाइसेप कैसे हैं, कैसे उनको एक प्रोपोर्शनल बॉडी सिमेट्री में एक बॉडी हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो बंदे को विन करवाती हैं। अच्छा। अगर आप फैट लेके बॉडी बड़ा मसल लेके बहुत बड़ा मसल लेके आ गए हैं और फैटी मसल है तो वो तो बेकार है, उसके तो फ़ायदा कोई नहीं है। ओके, मतलब हाँ ये सब चीज़ें जो है वो काउंट की जाती हैं, पूरा प्रॉपर जो है वो स्केच। तो जो वहाँ जजेस होते हैं जो ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं वो भी टाइटल्ड होते होंगे, ज़ाहिरी बात है। जी जी, जो जाहिर है कि मिस्टर पाकिस्तान से नीचे कोई भी जज नहीं होता, वो उन्होंने अपनी एक ज़िंदगियाँ गुजारी होती हैं। सही। उन्होंने मुकाबले लड़ लड़ के उनको पता होता है कि वो तो लड़कों को देखते ही जज कर लेते हैं कि ये किस पोजीशन में आएगा, ये किस पोजीशन में आएगा। वो पहले, इसीलिए हम पहले प्री जजिंग। तो डॉक्टर साहब आपके पास तो आने वाले आपके मरीज भी जो है वो मिस्टर पाकिस्तान बनने का शौक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बहुत सारे ने कहा, बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं, मैं एक दो नाम लेता हूँ। एक विंग चेयर वाले हैं मिस्टर दावर, उन्होंने तो मुझे देखे कहा डॉक्टर साहब मैंने आप ही जैसा ना, मैंने मुकाबला भी लड़ना है। मुझे पता चल गया आपको देख के। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट जिन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं हो सकते। सही, एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस। तो डॉक्टर साहब ये ट्रेनिंग भी देना शुरू कर देना लोगों को। मैं तो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना, मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, आपको कोई दुनिया की ताकत ठीक नहीं कर सकती, दवाइयों ने नहीं करना। एक्सरसाइज करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मैं तो हर किसी को एक्सरसाइज के ऊपर लगा रहा हूँ। सही है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात जो आप मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को, 70+ उन लोगों को जिन्होंने वो जो बिस्तर से लगे हुए हैं, बल्कि 50+ वो लोग जो उठ भी नहीं सकते, जिनके घुटने भी काम नहीं करते, उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, और आप माशाल्लाह 73+ होके जो है वो मास्टर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल आपने अपने नाम किया। उन लोगों को कोई ऐसा पैगाम दें कि जिससे उनके अंदर भी जो है वो करी जाए कि हमें भी उठना है, हमें भी चलना है, और अगर आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को एडवाइस करूंगा कि जो हमारी ख़वातीन है ना, वो घरों के काम कार करके बेचारी थक चके तो लेट जाती हैं, बहुत थकी होती हैं, सारा दिन काम करती हैं। सही। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि हम ख़वातीन को क्या किया जाए। अगर कोई ख़वातीन जिम भी जाती हैं तो उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं किया जाता कि ख़वातीन की रिक्वायरमेंट क्या है। ख़वातीन की मुख्तसर सी रिक्वायरमेंट है, जब ख़वातीन खूब थक चुकी होती हैं, अब सोने के करीब है, उनसे हिला भी नहीं जा रहा, उस वक्त वो 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग और पंपिंग बॉडी को स्ट्रेच कर लें, और वो उनकी एनर्जी फिर रीजनरेट हो जाएगी और उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा। जब सुबह सो के उठेंगे ऐसे उठेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ। जब सुबह उठ के जाएँ, फ्रेश हो जाएं, तो एक बार फिर वही 5 मिनट का अमल दोहरा लें। टोटल 10 मिनट स्ट्रेचिंग पंपिंग की तरफ लगा दें। कोई ख़तून का ना जिस्म ढलकेगा, ना उसकी स्किन ख़राब होगी, ना रिंकल आएंगे स्किन पे, वो हमेशा यंग रहेंगी, किसी किस्म में जॉइंट पेन ये वो कुछ नहीं होगा। और जो मर्द हैं, मर्द को ज़ाहिर अल्लाह ताला ने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, अगर वो नहीं करता तो उसकी उसी तरह उतनी तेज़ी से वो डाउनफॉल की तरफ चला जाता है। तो मर्दों को चाहिए कि थोड़ी सी हिम्मत करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। एवरीबॉडी गो टू द जिम। बहुत सारे लोग कहें हम थके हुए हैं यार, क्या जान, जब थक चुके होते हैं तभी तो ये गेम करने का मज़ा आता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी जो लेवल है ना वो बढ़ता है, आपकी ऑक्सीजन दोबारा से आपके बॉडी को मिलती है, आप फ्रेश होते हैं। हम थक जाके सो जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपको हिम्मत करके जब एक्सरसाइज करके सोएंगे, एक तो नींद अच्छी आएगी, दूसरा बात है सुबह जब उठेंगे वेरी फ्रेश होंगे। तो इस सबसे यही गुजारिश है कि अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएं। वॉक मसले का हल नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ा आसानी से कहते हैं ओ जी वॉक करें। यार वॉक जरूर करें, बट वॉक आपको देखिए रीजनरेट नहीं करेगी, आप डे बाय डे वीक होंगे और वो तोंद ऐसी की वैसी रहेगी। बहुत सारे लोग कह देते हैं हमारे यहाँ, चूंकि सुनसनी बातें, जो स्विमिंग करो जी ठीक हो जाएगा। वो स्विमिंग करने के लिए भी आपको पहले फिजिकली फिट होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए मैं ये गेम करने का मेरा मकसद भी ये था कि मैं अगर खुद फिट हूँगा तो मैं किसी को बता सकूँगा कि यार आप लोगों ने भी फिट होना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, आपने देखा कि मास्टर मिस्टर पाकिस्तान डॉक्टर शराफत हुसैन जो है वो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान, और आपने उनकी ज़ुबानी सुना कि किस तरह अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि आप 70 साल के बाद भी यंग नज़र आएँ और 20 साल पीछे चले जाएं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस वक्त आप थक जाएं, ख़वातीन भी और मर्द भी, उस वक्त जो है वो आपकी एक्सरसाइज से आपके जिस्म को जो तक़वियत मिलेगी और जो आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे वो शायद उसके बाद मतलब कि नहीं हो सकते। बहरहाल जी, ये एक बहुत स्पेसिफिक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ जो है वो आज हम सबकी नज़र हुई कि जब बंदा थक जाता है उस वक्त एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेस्ट है। हम थक के जो है वो बिस्तर के ऊपर जाके लेट जाते हैं कि आज तो बहुत थकावट हो गई है, अब तो काम करने का जो है वो हौसला ही नहीं है। तो ऐसा ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप 100 साल में भी बिल्कुल 70 साल के नज़र आएँ या 60 साल के नज़र आएँ, तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, डाइट प्लानिंग करनी होगी। खाएं आप सब कुछ, लेकिन एतदाल के साथ खाएं। ऐसा नहीं होता कि जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपना ख्याल रखते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पर ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।